गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई पहुंचे और उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पहलगांव की जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और जो इंटेलिजेंस विभाग की जानकारियों में चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। जिन लोगों ने पहलगांव में अपनी जान गंवाई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके लिए केंद्र सरकार अपना रुख साफ करे। भूपेश बघेल ने पहलगांव के स्थानीय नागरिकों की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया और उनमें से भी कुछ लोगों की जान चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं शांत नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके बहुत से मामलों पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस के बारे में भी भूपेश बघेल ने बयान दिया। आइए देखते हैं भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता की कुछ खास झलकियां और जानते हैं कि भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर किस तरह से निशाना साधा है और क्या क्या आरोप लगाए हैं। देखिए, जहां तक के बात अभी पहलगाम की हो रही है, दोनों की समानता मैंने बताई और जहां तक जांच करने की बात है, हमने एसआईटी गठन किया और एनआईए ने कोर्ट में खड़ा होके एनआईए स्टेट गवर्नमेंट की एसआईटी को रोक लगाने की बात की और मतलब हाई कोर्ट में हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिली कि एसआईटी गठन जो किया गया जांच की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये जब फैसला आया तब तक हमारी सरकार चली, अब नई सरकार है उसमें कोई काम नहीं कर रही। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार की बातें कही और जिस प्रकार से प्रचारित करने की कोशिश की, सभी मीडिया में धर्म पूछ कर हत्या की गई, धर्म पूछ जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ कर हत्या की। लेकिन वहीं किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा वहां क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रही, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री का वहां दौरा था वो स्थगित हुआ। उसके पहले आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की। ये सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए। सवाल 28 जानों का है जो हमारे बीच नहीं रहे, वो परिवार उजड़ गए, उसको न्याय कब मिलेगा। आप चाहे और कोई कार्रवाई करें, लेकिन जवाबदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। आप कार्रवाई करेंगे, पूरे देश एक साथ है, सरकार हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेगा हम सब साथ में। लेकिन ये तो बताया कि इस चूक की जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सहायता नहीं पहुंची उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन सवालों का उत्तर कौन देगा, ये महत्वपूर्ण विषय। दूसरा, अभी जिस प्रकार से देश में जो घटनाएं घट रही है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विपक्षी दल के नेताओं को दबाया जा रहा है, जहां जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां क्षेत्रीय दल के नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी के निशाने में लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जब भी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जितनी सेंट्रल एजेंसी है वो हमारे खिलाफ सक्रिय हो जाती। कांग्रेस के नेताओं के घर में ताबड़तोड़ ईडी के अधिकारी दबिश दिए ताकि वो कार्यक्रम फेल हो जाए। उस कार्रवाई के चलते लोगों का ध्यान बटे और उस पर कोई चर्चा ना हो। उसी प्रकार से अभी अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ खड़गे जी के नेतृत्व में, वहां भी राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चाएं हुई, रेजोल्यूशन पास किए गए। यहाँ मजदूरों को मनरेगा का काम बंद हो गया है, नौजवानों की भर्तियां बंद हो गई, जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसमें भर्तियां बंद है, सरकारी विभागों में भर्तियां बंद है, महंगाई मनमानी बढ़ रहा है। अभी अभी रसोई गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली के दर लगातार बढ़ रहे हैं, कटौतियां हो रही है, ट्रेन के किराए बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय जो उस समय जो सीनियर सिटीजन को जो लाभ मिलता था उसको विड्रॉ कर लिए थे,
आज तक मिट रहा है। तो उस प्रकार सारी बातें हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसे बचाने की बात, ये सारे बातें हुई है। और जनता के मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जैसे वो राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया, वो भी 365वें दिन, जो आखिरी दिन था। उनके पास कोई सबूत नहीं था। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप सब जानते हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं कहें आप दोहरा देता हूं, 1937 से बना नेशनल हेराल्ड, एजीएल बना, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, और उसके तहत 3 पेपर निकलते थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। कौमी आवाज उर्दू में, हिंदी में नवजीवन, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। देश की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही और 37 में इसका गठन हुआ। पंडित नेहरू जी, रफी अहमद किरवई और टंडन जी। 42 के आंदोलन के समय अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1945 तक। ये वो संस्था है जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में था। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय धरोहर भी है, क्योंकि आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आजादी पाई। उसका महत्व हमारे नेशनल हेराल्ड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउस, मीडिया को चलाना कितना कठिन होता है, कितने बार आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, ये भली भांति आप जानते हैं। इसमें भी नेशनल हेराल्ड को भी, एजीएल को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कोई कंपनी घाटे में जाती है तो एक उसे दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है और उसमें इक्विटी उसका खरीद लिया जाता है। यह अभी तक चलते आ रहा है। एक इसी प्रकार से यंग इंडिया एक कंपनी बनाई गई जो नो प्रॉफिट का था, उसमें न सैलरी ली जा सकती थी, न 1 रुपया उससे निकाला जा सकता। ऐसी एक कंपनी बनाई गई सेक्शन 8 के तहत। और उसके बाद उसके करीब कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर 2012 तक के 100 चेक के माध्यम से 90 करोड़ की राशि दी गई, ताकि जितने नेशनल हेराल्ड के जो कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, उसके तनख्वाह दी जा सके, उसके पीएफ दिया जा सके, उसके रख रखाव और उसके बाद बिजली बिल भरा जा सके। सारे काम चेक हुए। लेकिन कांग्रेस नेताओं को टारगेट करके, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से टारगेट करके जितनी भी हमारे सेंट्रल एजेंसी है भारत सरकार के, वो हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। और उसके तहत सोनिया जी और राहुल जी को बदनाम करने के लिए ये पहले तो 2012-13 में निर्वाचन आयोग को शिकायत की, उन्होंने उसका आवेदन खारिज कर दिया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी में शिकायत की और 2015 में ईडी के जो चीफ है मिस्टर कटोच, उन्होंने इसे, क्योंकि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, रुपये का लेन देन नहीं हुआ, और इस कारण से उसे उन्होंने इस मुद्दे को, इस शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया। ये स्थान रखेंगे जिसमें सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कल का कार्यक्रम रहेगा। कल बड़ी संख्या में तैयारी भी हो गई है। सभी प्रदेश भर के नेतागण आएंगे और हमारे दुर्ग संभाग के अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित होंगे। बौद्ध भूमि में इसका आयोजन किया गया है। शाम को 6 बजे दिन ढलने के बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ताकि अभी जो भीषण गर्मी है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, उससे भी हम लोग बच सके, इसलिए शाम के समय ये कार्यक्रम रखा गया है और सभी लोग उपस्थित होंगे। तैयारी हमारी पूरी है। चाहे जितने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, युवक कांग्रेस के, सेवा दल की, महिला कांग्रेस की विधायक हैं और हमारे महापौरगण हैं, पार्षद हैं, सभी लोग, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और सफल होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबसे चाहूंगा कि बहुत लंबा वक्तव्य मेरा हो गया है।